हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल होंगे। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई नवीन कक्षा 11वीं में आने के लिए एवं नवीन सत्र के लिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरा विश्व, ना कि केवल भारत, कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण हम सभी को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपने अति आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे हमें हमारी शैक्षिक प्रक्रिया ऑनलाइन करानी पड़ रही है। ये हमारे लिए नया है और आपके लिए भी नया है, तो कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो क्यों ना हम सकारात्मक सोच रखते हुए पढ़ाई करेंगे, जिससे हमें सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। तो मैं सबसे पहले आपको आपके सिलेबस से परिचित करा दूं। आपके कोर्स में हिंदी की 3 पुस्तकें हैं। पहली आरोह भाग 1, दूसरी वितान भाग 1, तीसरी अभिव्यक्ति माध्यम। ये जो तीसरी अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक है, ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। आशा है आपने पुस्तकें खरीद ली होंगी। यदि नहीं ली हो तो ऑनलाइन बुलवा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। आपको और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम आपकी आरोह नामक पुस्तक के पहले अध्याय की कहानी नमक का दारोगा हम पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो नमक का दारोगा नामक कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के हम जीवन परिचय को पहले समझेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर ध्यान दीजिए। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं उनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में से कई उपन्यास पर तो इनकी फिल्म बन चुकी है, जैसे गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, इन पर फिल्म बन चुकी है। सोझे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त और गुप्त धन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियाँ लिखी हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद जी की मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो आज़ादी के लिए इन्होंने नौकरी को त्याग दिया, अंग्रेज़ों की नौकरी को त्याग दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से इनका चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अर्थात जीवन के कटु सत्य, कटु सच्चाई
और आदर्श दोनों विद्यमान था। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। युगों का नाम प्रेमचंद जी के नाम पर पड़ा तो उनका कथा साहित्य में बहुत महत्व था। इस बात को ये प्रमाणित करता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। कहने का मतलब ये, प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने जीवन की कटु सत्य पर कहानियाँ लिखी। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर, कहानी को मनोरंजन का माध्यम न बनाकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी, मतलब शिक्षा का माध्यम भी बनी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा, अर्थात हिंदी उर्दू भाषा के मिश्रण का योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग, रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, मतलब उनकी रचना में कटु सच्चाई के साथ साथ आदर्श भी विद्यमान रहता था। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ के चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। अर्थात उनकी रचना में दुख के साथ सुख, अंत में उनकी रचनाएं सुखांत होती थीं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम हो गई। धीरे धीरे वे एक ऐसी स्थिति पे पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। इसमें जीवन के कटु सत्य दिखाए हैं, दर्शाए हैं, जिनका अंत भी बड़े दुख से होता है, जिसमें अंत दुखांत है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला, समझाया। स्टूडेंट्स, इसे आप बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और इनके मुख्य बिंदुओं को याद रखेंगे, जैसे इनके जीवन, मृत्यु, इनकी प्रमुख रचनाएं आदि। यदि आप इन्हें याद रखते हैं तो परीक्षा में 50% प्रश्न इनके जीवन परिचय और कहानी के सार से पूछे जाते हैं और अध्याय से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमें इसके हर अंश को ध्यान से पढ़ना और याद रखना आवश्यक है। ठीक है।